एक गांव में राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत गरीब था। राम की बेटी का नाम था स्वाति। राम अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करता था। राम अपने घर के पास एक खेत में काम करता था। स्वाति एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसकी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई और वो शहर चली गई। एक दिन घर पर राम सोचने लगा, स्वाति अब शादी की उम्र की हो गई है। मुझे उसके लिए एक अच्छा रिश्ता तलाशना चाहिए और उसकी शादी कर देनी चाहिए। वो ऐसे सोच रहा था, तभी स्वाति ने राम को फोन लगाया। राम ने फोन उठाया। प्यारी स्वाति, बस अभी मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था बेटी, और तुम्हारा कॉल आ गया। मैं जानती हूँ बाबा कि आप मुझे हमेशा याद करते रहते हो। बताइए, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? और क्या सोचूंगा, तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहा था। अभी इतनी जल्दी शादी क्यों बाबा? क्या मैं बूढ़ी हो रही हूँ? ऐसा नहीं बेटी, तुम शादी की उम्र की हो गई हो। अगर मैं तुम्हारी शादी कर दूं तो मुझे खुशी होगी। ठीक है बाबा, मैं अगले हफ्ते घर आऊंगी, फिर हम इस बारे में आराम से बात करेंगे। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। इस तरह वो कॉल काट देता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। स्वाति घर आ गई। पापा, मैं तुम्हारे पास आकर बहुत खुश हूँ। जब मैं शहर में थी तो रोज गांव वापस लौटने के बारे में ही सोचती रहती थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है बेटी, मुझे तो रोज तुम्हें देखने का मन करता है। और बेटी, एक और बात, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखना चाहता हूँ। उसने ऐसे कहा तो स्वाति कुछ देर चुप रह गई। क्या हुआ बेटी, ऐसी चुप्पी क्यों साध ली इस बात पर? कुछ नहीं पापा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वो फिर सोच में पड़ गई। जो कुछ भी बताने की सोच रही हो, हिम्मत रखो और बता दो, उसने ऐसे कहा। स्वाति अपने पिता से फिर साहस जुटाकर बोली, मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है। उसका नाम महेश है। वो बहुत अच्छा लड़का है। वो मुझे बहुत पसंद करता है। मैं भी उसे पसंद करती हूँ। अगर आप सहमत हो तो मैं उससे शादी करना चाहूंगी बाबा। अगर आपको मेरी कही हुई बात से बुरा लगा है तो आप मुझे अपना फैसला बताइए। मैं आपके फैसले के मुताबिक ही चलूंगी। अगर आपको ये पसंद नहीं तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। उसने ऐसा कहा। स्वाति, मुझे पता है कि तुम कोई गलती नहीं करोगी। तुमने अपनी इच्छा मुझसे बांटी, मुझे अच्छा लगा। उस लड़के से कहो कि मैं तुम्हारी शादी के लिए राजी हूँ। एक बार अगर हम लड़के के माता पिता से मिलकर बाकी बातें कर ले तो अच्छा रहेगा। उसने ऐसा कहा तो स्वाति बहुत खुश हुई। थैंक यू बाबा, उसने कहा और जाकर महेश को फोन किया। हेलो महेश, हमारे लिए एक अच्छी खबर। मेरे बाबा ने हमारी शादी के लिए हामी भर दी। अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। और अब तुमको अपने माता पिता को इसके बारे में बताना होगा और उन्हें हमारे घर लाना होगा। इसमें कितना समय लगेगा? मैं अपने माता पिता से बात करता हूँ और सब तय हो जाने पर तुमको फोन करूंगा। ये कहकर वो कॉल काट देता है। फिर महेश अपनी माँ जानकी के पास गया। वो एक बड़ी लालची औरत थी। महेश की बात सुनकर, क्या लड़की के पास संपत्ति वंपत्ति है? कितना दहेज देंगे? माँ, मैं सबके बारे में कुछ नहीं जानता और मुझे दहेज शब्द से ही नफरत है। तू क्या जानता है? चुप रह। सबसे पहले हम लड़की के घर जाएंगे, बाद में मैं तय करूंगी कि क्या करना है। फिर महेश और जानकी स्वाति के घर गए। एक तरफ स्वाति और राम बैठे थे। मेरे बेटे के पास कई अमीर और खानदानी लोगों के रिश्ते आए, लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि वो तुम्हारी बेटे से ही शादी करेगा। अब मुझे अपने बारे में बताओ। ये सुनकर राम बोला, आपको मेरे बारे में बताने के लिए क्या है? मेरी एक ही बेटी है। मैं गरीब इंसान हूँ। आप और जो कुछ पूछना चाहती हैं पूछ सकती हैं। ठीक है, अब मैं बिना किसी हिचकिचाहट के पूछ लेती हूँ। अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करना चाहते हो तो तुम्हें दहेज के रूप में 30 तोला सोना देना होगा, तभी मैं इस शादी के लिए राजी होंगी। ये सुनकर स्वाति चौंक गई। फिर महेश, ये क्या है माँ, हमें इस तरह दहेज मांगने की क्या जरूरत है? उसने ऐसे कहा तो जानकी, तुम कुछ नहीं जानते, अपना मुंह बंद करके बैठो। वो इस तरह चिल्ला दी। फिर बिना कुछ सोचे राम ने कहा, ठीक है, जो सोना आपने मांगा है वो मैं दहेज के रूप में दे दूंगा। जल्द ही हम एक अच्छा मुहूर्त देखकर आपको सूचित करेंगे। उसने ऐसा कहा तो जानकी ने कहा ठीक है और वहां से चली गई। क्या बाबा, आप इतना पैसा कहां से लाएंगे? कोई बात नहीं बेटी, मैं अपनी 1 एकड़ जमीन को बेच दूंगा।
क्यों बाबा, क्या तुम उस जमीन को बेच दोगी जो पुश्तों से हमारी है? मुझे तेरी खुशी के सिवा और कुछ नहीं चाहिए स्वाति। तुझको लड़का पसंद है, मुझे लगता है कि अगर तू उसके साथ रहेगी तो खुश रहेगी। इसी वजह से मैंने ये फैसला लिया है। आपकी बेटी के रूप में जन्म लिया, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ बाबा। इस तरह उसके खुशी के आंसू छलक गए। फिर कुछ दिनों बाद राम ने अपनी 1 एकड़ जमीन बेच दी। उस पैसे से उसने सोना खरीदा और शादी के लिए सारी तैयारियां की। तभी सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। शादी होते होते टल गई। तब महेश ने स्वाति को फोन किया। ओहो, ये क्या हो गया स्वाति? मुझे लगा था कि हमारी शादी हो जाएगी, लेकिन अचानक ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ महेश, हमने इतने दिन इंतजार किया है तो 2 महीने का इंतजार और सही, उसने ऐसे कहा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक राम को दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गया। स्वाति घबरा गई और उसे फौरन अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने उसकी जांच की। तुम्हारे पिता का फौरन ऑपरेशन करना होगा, वरना उसकी जान के लिए खतरा है, लेकिन ऑपरेशन में खर्चा होगा बहुत। चाहे जितना भी खर्चा है, मैं पैसों का इंतजाम करूंगी। वो घर गई और उसने उसके पिता द्वारा उसकी शादी के लिए खरीदे गए सोने से कुछ सोना निकालकर बेच दिया और ऑपरेशन के लिए पैसे दे दिए। कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य हो गया। 2 महीने बाद उन्होंने फिर से शादी की तारीख तय की। बेटी स्वाति, हमारे पास जो सोना था उसका लगभग आधा सोना तुमने मेरे इलाज के लिए खर्च कर दिया। तुम्हारी सास को पता चलेगा तो नाराज होगी। मैं वो सब कुछ नहीं जानती बाबा, मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं, उसने दृढ़ता से कहा। जब शादी को 2 दिन बचे थे तो जानकी महेश के साथ सोना लेने राम के घर आई। शादी में अब बस 2 दिन बचे हैं, अगर तुम वो 30 सोलह दे दो तो मैं जाकर शादी की व्यवस्था देखूं। जब उसने ऐसे कहा तो राम ने अलमारी से 20 तोला सोना निकालकर जानकी को दे दिया। ये क्या, सोना तो कम दिखता है। वो दीदी, तुम जानती हो ना, मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने अपना ऑपरेशन करवाया, इसलिए कुछ सोना खर्च हो गया। सोना कम रह गया है। कुछ दिनों के बाद मैं बाकी का सोना आप तक पहुंचा दूंगा, मैं वादा करता हूं। मैं वो सब नहीं जानती। 30 तोला सोना देते हो तो ही होगी शादी, वरना नहीं हो पाएगी। ऐसी बात मत कहो दीदी, मैं इस घर को बेच दूंगा और आपको बाकी का सोना दे दूंगा। अभी लॉकडाउन है तो खरीदार सामने नहीं आ रहे। सभी को पता है कि स्वाति की शादी होने वाली है। अगर आप मना कर देंगी तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। चलो बेटा, चलेंगे। महेश को अपनी मां पर बहुत गुस्सा आया। ऐसे नहीं दीदी, वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, वे अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकेंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया इस पर सहमत हो जाएं। इस तरह उसने हाथ जोड़कर उससे विनती की। ये देखकर स्वाति को बहुत गुस्सा आ गया। क्यों बाबा, तुम उनके सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हो? मुझे लगता है कि वो इंसानों की बजाय सोने और पैसे को महत्व देती है। मैंने सोचा था कि मैं शादी कर लूंगी तो इनकी बदौलत माँ की कमी दूर हो जाएगी, लेकिन मैं आपको इस तरह मेरी शादी के लिए किसी के सामने झुकते नहीं देख सकती। ना हो शादी, मैं आपके पास ही खुश रहूंगी। आई एम सॉरी महेश, उसने ऐसे कहा। तब महेश, मैं तुम्हारे साथ हूं स्वाति। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी माँ को पैसे का इतना लालच है। मुझे उनके साथ घर नहीं जाना, मैं यही रहूंगा तुम लोगों के साथ। ये सब सुनकर जानकी अचानक सोच में पड़ गई। उनका प्यार और स्नेह देखकर उसे लगा कि उसने जो किया वो बहुत बड़ी गलती थी। ऐसे ही सब चुप खड़े थे। तब जानकी, तुम सब मुझे माफ कर दो। मेरा व्यवहार देखकर मेरा बेटा ही मुझसे नफरत करने लगा। मैं समझ गई हूं कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। भाई राम, मुझे माफ कर दो। अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ कर दो। मुझे 1 रुपया भी दहेज नहीं चाहिए, उसने ऐसे विनती की। जानकी का दिल बदल जाने से उनकी शादी खुशी खुशी संपन्न हो गई और दोनों परिवार बेहद खुश थे। शेखर और लक्ष्मी पति पत्नी थे। उनकी एक इकलौती बेटी थी सौम्या। दोनों ही सौम्या की देखभाल बड़े प्यार से करते थे। सौम्या के बचपन में ही किसी अज्ञात बीमारी से उसकी मां लक्ष्मी की मृत्यु हो गई थी। शेखर को अपने व्यवसाय के काम पर गांवों में घूमना पड़ता था। यह सोचकर कि सौम्या अकेली पड़ जाएगी,
उसने श्यामला नाम की एक महिला से दूसरी शादी कर ली। कुछ दिनों के बाद श्यामला ने भी एक लड़की को जन्म दिया। उसका नाम स्वाति रखा। जिस दिन से श्यामला घर में आई थी, उसने कभी सौम्या को अपनी बेटी के रूप में नहीं देखा था। श्यामला सौम्या को दुश्मन मानती थी और जब तब उससे छुटकारा पाने की सोचती थी। जब शेखर घर पर नहीं होता तो वो सौम्या से घर के सारे काम करवाती थी। इस तरह 15 साल बीत गए। दोनों बच्चियां वयस्क हो गईं। दोनों अब पढ़ने के लिए कॉलेज जा रही थीं। श्यामला सौम्या को हमेशा घर के कामों में लगाकर रखती थी, लेकिन स्वाति को कभी कोई काम नहीं बताया और बड़े प्यार से उसकी देखभाल कर रही थी। एक दिन जब सौम्या पढ़ रही थी तो श्यामला उसके पास आई। अरे बेवकूफ, घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। तुमने एक भी काम नहीं किया। जाओ और बर्तन धो लो। काम से बचने के लिए तुम उस किताब को लेकर बैठी हो यहां। चलो उठो, जाओ। नहीं माँ, मेरी परीक्षा है, मुझे पढ़ाई करनी है। परीक्षा है तो क्या करूं? सारा काम कौन करेगा? क्या तुम्हारे पिता आकर करेंगे? नहीं तो तुम्हारी माँ आकर करेगी क्या? नहीं तो क्या मैं अपना सारा काम बंद कर दूं और नौकरानी बनकर तुम्हारी सेवा करूं? उसके ये सब कहने पर सौम्या उदास होकर बोली, माँ, स्वाति भी तो खाली बैठी है, उसे कहिए ना काम करने के लिए। अब वो भी छोटी नहीं है। मेरे साथ समान रूप से उसे काम बताइए तो मेरे लिए कुछ बोझ कम हो जाएगा ना, प्लीज। उसके ऐसे कहने पर श्यामला आग बबूला हो गई। क्या क्या मैं अपनी बेटी को काम करने के लिए कहूं? क्या वो तुमको एक नौकरानी लगती है? वो इस घर की राजकुमारी है। मैंने तुम्हें काम करने के लिए क्या कह दिया? तुम अपनी हद ही भूल गई। मैं और वो अलग नहीं है, हम दोनों बराबर हैं। ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक मैं जिंदा हूं। अगर अब एक और शब्द बोली तो मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। अपना मुंह बंद कर और जा और जो मैंने कहा वो कर, नहीं तो मैं तुम्हें कॉलेज भी नहीं जाने दूंगी और तुम्हें पढ़ने भी नहीं दूंगी। जब श्यामला ने ऐसा कहा तो इस डर से कि उसकी पढ़ाई बंद हो जाएगी, सौम्या बर्तन धोने चली गई। वो काम करने के बावजूद हमेशा समय पर अपनी पढ़ाई पूरी करती थी। कॉलेज में सौम्या को हमेशा अच्छे अंक और अध्यापकों का प्यार मिलता था, लेकिन स्वाति अच्छी पढ़ाई नहीं करती थी और कभी अच्छे अंक नहीं पाती थी। एक दिन स्वाति अपनी माँ के पास गई। माँ, वो पढ़ाई बड़ी अच्छी से कर रही है और कॉलेज में बड़ा नाम है उसका। हर कोई उसके बारे में बढ़ चढ़कर बोलता है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसकी पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। क्या? जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उसकी पढ़ाई बंद कर दूंगी और मैं उसे किसी काम में लगा दूंगी, उसने ऐसा कहा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन श्यामला शेखर से, हम सौम्या को अब और नहीं पढ़ाएंगे जी, बस बहुत हो गया। ऐसा क्यों? अब क्या हुआ? वो इतने अच्छे से पढ़ती है, फिर क्यों बंद करनी है पढ़ाई? तब श्यामला ने भी ठीक है कहा और वहां से चली गई। कुछ समय बीत गया है। सौम्या ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर ली है और जब वो डिग्री की पढ़ाई करने की सोच रही थी, आज से तुम घर पर ही रहो और घर के सारे काम करो। तुमको अब और पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। माँ, अगर आप मुझे पढ़ाई नहीं करने देना चाहती हैं तो कम से कम मुझे फैशन डिजाइनिंग कोर्स करने दीजिए, तो मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूंगी। तुम्हें पढ़ाना अपने आप में बड़ी बात है और अब ये सब करवाना मुमकिन नहीं है। अपना मुंह बंद रखो और घर पर ही रहो, उसने ऐसा कहा और वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद एक दिन जब शेखर घर आया तो सौम्या शेखर के पास गई। पापा, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ, लेकिन माँ ने मुझे अपनी पढ़ाई बंद करने को कहा। शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भले के लिए ही कहा हो। उसकी बात सुन लो बेटी, नहीं तो वो झगड़ेगी, उसने ऐसा कहा और वहां से चला गया। तब सौम्या ने सोचा, पापा माँ के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। हाँ,
फिर वो हर रोज कागज पर फैशन डिजाइनिंग का अभ्यास करने लगी। इस तरह उसने कई डिजाइन सीखे। उसने कागज पर कई मॉडल्स के चित्र बनाए। कुछ दिनों बाद एक दिन जब सौम्या कमरे में बैठी थी तो शेखर वहां आया और सब देखा। बेटी स्वाति, ये सभी डिजाइन्स क्या हैं? तुमने उन्हें कैसे सीखा? पापा, मुझे फैशन डिजाइनिंग बहुत पसंद है। रोज कॉलेज से आने के बाद फोन से देखकर ये सब डिजाइन सीख रही थी, उसी से मुझे करना आ गया, उसने कहा। तो ये सुनकर शेखर हैरान रह गया। सच में तुम में बहुत अच्छी प्रतिभा है बेटी। थैंक्स पापा। अगले हफ्ते मेरी दोस्त के घर एक फंक्शन है। मैंने एक पोशाक खरीदने के बारे में सोचा था। मैंने सोचा था कि आपसे पैसे मांगूंगी, लेकिन प्लीज ये सब माँ को मत बताइएगा, उन्हें ये सब पसंद नहीं आएगा, उसने कहा। तो शेखर ने उसे पैसे दिए। उस पैसे से सौम्या ने एक अच्छी ड्रेस खरीदी और उसे डिजाइन किया। एक दिन सौम्या बाहर काम कर रही थी, तब श्यामला और स्वाति ने उस ड्रेस को देख लिया। अरे, उसे इतनी अच्छी ड्रेस कहां से मिल गई? माँ, उसे फैशन डिजाइनिंग की धुन सवार है। मुझे लगता है उसने उसे खुद डिजाइन किया है। किया है तो हम इसे खराब कर देंगे। इस तरह उन्होंने कैंची ली और ड्रेस को इधर उधर से काट दिया। अगले दिन सौम्या ड्रेस निकालने के लिए गई और देखा कि पूरी ड्रेस में जगह जगह छेद हैं। ओह, ये क्या है? इस ड्रेस में इतने सारे छेद कैसे हो गए? मुझे लगता है कि माँ और स्वाति ने किया है। तो उसने उस पोशाक को फिर से इस तरह से डिजाइन किया कि जहां भी छेद थे उसने इसे फूलों के डिजाइन में बदल दिया। वो पोशाक फिर और सुंदर हो गई। इसमें छेद हो गए थे, लेकिन अब मेरी ड्रेस और भी खूबसूरत लग रही है। जैसे ही वो उस ड्रेस में तैयार होकर बाहर आई, उसे देखकर माँ बेटी चौंक गई। इस बीच शेखर आ गया। उस ड्रेस को देखकर, ये ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है बेटी, तुमने इसे बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। इस तरह उसने उसकी प्रशंसा की। थैंक यू पापा, मैं फंक्शन में जाऊं? ये कहकर सौम्या वहां से चली गई। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन के दिल पर जैसे सांप लौट गए।